हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ इस चैनल पे और इसके माध्यम से हम लोग आगामी एग्जाम की तैयारी का जो रिवीजन सीरीज चल रहा है वो आप देख सकते हैं और ये तीसरा सीरीज होगा आप लोगों के लिए क्योंकि आपके जो टीआरई 4 आने वाले हैं उसके लिए 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 और यूजीसी नेट, टीजीटी, पीजीटी अन्य जो राज्य में होते हैं सभी के लिए महत्वपूर्ण ये होने वाली है वीडियो। तो चलिए देखते हैं क्योंकि ये मिक्सअप प्रश्न है, इसमें व्याकरण और हिंदी साहित्य के भी प्रश्न बनाए गए हैं। तो बखूबी आप इसे अच्छे से देखें और आप अपनी रिवीजन भी कर सकते हैं और ये भी भांप सकते हैं कि आपकी तैयारी कितनी अच्छी हो रही है। तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्नों के ऊपर और इससे पहले चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि हर इम्पोर्टेंट वीडियो आप तक सही टाइम पर पहुंच पाए और ऐसे ही सीरीज आप चाहते हैं तो इस चैनल से जरूर जुड़ जाए। चलिए तो आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था, इसके आगे देखते हैं। इसके आगे जो प्रश्न है, प्रश्न क्या है आज का पहला देखते हैं कि मध्य वर्ग की पारिवारिक समस्या को दर्शाने वाला नाटक है। तो कौन सा नाटक है? तो ये है आधे अधूरे। ठीक है, मोहन राकेश का आधे अधूरे। और इसका अगर डेट पीरियड की बात की जाए तो ये 1969 ईस्वी का है। तो ध्यान रखना है आधे अधूरे। अंधा युग है धर्मवीर भारती का। जन्मेजय का नाग ये जयशंकर प्रसाद जी का है और तमस जो है ये भीष्म शाहनी जी का है। तो सभी को साथ-साथ देखना है, अच्छे से देखना है ताकि आपका रिवीजन सही रहे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका कि नाटक के लिए रंगमंच होना चाहिए। रंगमंच के लिए नाटक नहीं, यह कथन किसका है? तो ये जो कथन है ये जयशंकर प्रसाद द्वारा कही गई है। तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है आज का, सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक किसकी नाट्य कृति है? तो ये जो है ये सुरेंद्र वर्मा जी का है, ध्यान रखना है। और ये है 1975 ईस्वी की कृति यानी कि नाट्य कृति है। तो ध्यान रखना है इसे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपका? तो यहाँ पर दो ऑप्शन थे, महादेव वर्मा और भगवती चरण वर्मा। हालांकि ऑप्शन जो ए था वही सही था आपका। तो चलिए थोड़ा-सा इसको देख लेते हैं। अगला प्रश्न है आपका, दूसरी परंपरा की खोज किस विधा की रचना है? तो ये एक आलोचनात्मक कृति है, तो ध्यान रखना है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। और दूसरी परंपरा की खोज किसकी कृति है? तो ये नामवर सिंह की कृति है, ये भी साथ में ध्यान रखना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आज का, भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास है, यह कथन किसका है? तो ये जो कहने वाले थे ये आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी द्वारा कही गई है कि भक्ति आंदोलन जो था वो भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास था। और इसके जो पहले यानी कि शुक्ल जी द्वारा जो कही गई थी वो क्या थी, आप जरूर से कमेंट करके बताइएगा। क्योंकि उसके जो जब शुक्ल जी ने कही थी कि भक्ति आंदोलन के संबंध में उन्होंने ऐसी बातें रखी थी जिसके विपक्ष में तुरंत ही हजारी प्रसाद द्विवेदी ने अपना ये कहा था कि भक्ति आंदोलन भारतीय चिंताधारा का स्वाभाविक विकास था। तो जरूर से कमेंट कीजिएगा कि आपकी तैयारी किस दिशा में जा रही है और कैसी हो रही है, इससे पता भी रहेगी। चलिए अगला प्रश्न है, अल्मोरे का बाजार किस विधा की रचना है? तो ये जो है एक रिपोर्टाज है, ध्यान में रखना है। और ये किसकी है थोड़ा सा कमेंट में बताइएगा। चलिए अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन रेखा चित्र विधा की रचना नहीं है? तो ये है कठ गुलाब। क्या है ये? एक उपन्यास है, ध्यान रखना है। और ये मृदुला गर्ग का है, ये भी ध्यान रखना है। बाकी छन बोले कन मुस्काई कन्हैया लाल का है। पुरानी स्मृतियां रेखाएं बोल उठी ये सत्येंद्र का है।
तो ये सारी ध्यान में रखना है और पुरानी स्मृतियाँ ये थोड़ा-सा मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, अगर आपको ध्यान में रहे तो आप ज़रूर से कमेंट कीजिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से दलित आत्मकथा नहीं है, तो दलित आत्मकथा नहीं है, वो मेरी असफलताएँ हैं, क्योंकि ये जो है बाबू गुलाब राय की है। बाकी जो है अपने-अपने पिंजरे, ये किसका है? मोहनदास नेमिष राय का है जूठन। ओम प्रकाश वाल्मीकि का है। तिरस्कृत जो है सूरजपाल चौहान का है। तो ये थोड़ा-सा ध्यान रखना है, अपने-अपने पिंजरे जो है 1997 का है, जूठन 1995 का है, तिरस्कृत है 2004 का। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण आत्मकथाएँ हैं, दलित आत्मकथाएँ हैं, तो ये पूछी जाती हैं बार-बार, तो ध्यान में रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, देखिए प्रश्न सिर्फ दिया गया है कि निम्न में से मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार किसे कहा जा सकता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं यहाँ पर क्या है। तो पहला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर इलाचंद जोशी, जैनेंद्र, अज्ञे, मनोहर श्याम जोशी। तो मनोवैज्ञानिक अगर उपन्यासकार की बात की जाए तो इलाचंद जोशी भी आएँगे, जैनेंद्र भी आएँगे, अज्ञे भी आएँगे, लेकिन मनोहर श्याम जोशी ये नहीं आएँगे, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा। हालाँकि यहाँ पर आंसर नहीं दी गई है, लेकिन डी ही ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, देश विभाजन की त्रासदी किस उपन्यास में वर्णित है? तो ये झूठा सच, जो कि इसका 2 पार्ट आया था 1958, ठीक है? और 60 में, 1960 में। तो ये यशपाल की है झूठा सच, जिसमें है देश विभाजन की त्रासदी को यहाँ पर दिखाया गया है। राग दरबारी जो है ये श्रीलाल शुक्ल जी का है और इसका अगर डेट की बात करें तो ये 1968 का उपन्यास है। गबन 1931 का है, ये मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा रचित है और इन्हीं हथियारों से ये थोड़ा-सा मेरे माइंड से अभी उतर रहा है, लेकिन अगर आपको ध्यान में हो तो आप कमेंट करके आप बताएँ, ठीक है? बाकी झूठा सच यशपाल जी का है। चलिए, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, अकाल पुरुष गांधी किसने इस जी जीवनी, अच्छा जीवनी है, यहाँ पर देखिए कि अलग-अलग हो गया तो थोड़ा-सा कन्फ्यूजन में हो गया। तो अकाल पुरुष गांधी किसने इस जीवनी की रचना की है? तो ध्यान में रखना है कि इसकी विधा क्या है, एक जीवनी विधा है। किसने लिखी है? तो ये जैनेंद्र द्वारा लिखी गई जीवनी है अकाल पुरुष गांधी, ठीक है? चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आपका, वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? तो ये प्रकाशित होती है कोलकाता से और वागर्थ के संपादक कौन है, ये ज़रा-सा आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि ये प्रश्न जो है बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रश्न हैं और बाकी एग्ज़ामों में भी पूछे गए हैं। तब ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि वागर्थ पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती सॉरी, इनके संपादक कौन थे, ठीक है? क्योंकि प्रकाशित कहाँ से होती थी, तो कोलकाता से होती थी, लेकिन इसके संपादक कौन थे, ये थोड़ा-सा आप बताएँ कमेंट में। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं कि लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो ये जो है एक रिपोर्टाज है, ठीक है? रिपोर्टाज तो है, लेकिन लक्ष्मीपुरा किसने लिखा है? ये भी आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि आपकी तैयारी भी मुझे परखनी है कि आपका जो तैयारी है वो किस तरह से आप कर रहे हैं। तो ये जैसे मैं बता रही हूँ वैसे ही आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि लक्ष्मीपुरा किसने लिखी है। तो आप कमेंट में ज़रूर से कीजिएगा कमेंट। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस पत्रिका से संबंधित साहित्यकार नहीं है? तो कौन-सा सही नहीं पूछा गया है। तो नया ज्ञानोदय ये रविंद्र कालिया जी का है। पहल ज्ञान निरंजन सही है। तद्भव है अखिलेश। दस्तावेज जो है रामचंद्र तिवारी जी का नहीं है। दस्तावेज किसी और का है, तो आप जरूर से बताइएगा। यहाँ भी एक प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रही हूँ, ठीक है? तो क्योंकि एक प्रश्न से आपका माइंड उसमें क्या होगा कि काम करना शुरू करेगा और एक प्रश्न से आपको कई प्रश्न दिखेंगे, इसीलिए मैं रोज एक-एक प्रश्न आपको आप लोगों के लिए छोड़ती जाऊँगी, जिससे आपका माइंड जो है काम करेगा ज़रूर से। थोड़ा-सा चहलकदमी भी करना चाहिए माइंड से, क्योंकि जब तक आप चहलकदमी नहीं कीजिएगा माइंड में, तो फिर बहुत ही अ, अलग होता है, तो इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। अर्धकथानक किस विधा की
रचना है, तो पहले तो अर्ध कथानक है किसकी? ये थोड़ा-सा आपके माइंड में आ जाना चाहिए कि अर्ध कथानक जो ये किसकी रचना है? अगर ये आपके माइंड में आ गई तो आप बखूबी जान जाएँगे कि अर्ध कथानक किस विधा की रचना है। तो बताइए अभी तक तो आपके माइंड में आ गया होगा। तो अगर आ गया होगा तो कमेंट में कीजिएगा जब ये वीडियो आप देख रहे होंगे, ठीक है? चलिए, देख लेते हैं। तो ये बनारसी दास जैन की है, मैं बताते चलूँ। और बाकी जो है ये आत्मकथा विधा से है, ये भी साथ में देखना है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अर्थालंकार है? तो यहाँ पर देखिए कि शब्दालंकार जो है श्लेष है, यमक है, वक्रोक्ति है, लेकिन रूपक जो है ये अर्थालंकार के अंदर आती है। तो ये भी ध्यान में रखना है कि कौन-सा शब्दालंकार है, कौन-सा अर्थालंकार है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बखूबी पूछे जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विभत्स रस का अस्थाई भाव है। अब देखिए कि पीजीटी परीक्षा बीपीएससी तैयारी में पूछे गए प्रश्न हैं, ठीक है? तो ये थोड़ा-सा आपका रिवीजन सीरीज इसीलिए मैंने लाया है पीवाईक्यू सीरीज, क्योंकि यहाँ से आपकी तैयारी अच्छी सी हो जाएगी और ये भी पता चलेगा कि प्रश्न पत्र जो है किस तरह से पूछे गए थे, तो इसीलिए थोड़ा-सा ध्यान रखना है आपको। तो ये जो है अस्थाई भाव जो है विभत्स का ये जुगुप्सा होगा, ठीक है? तो सी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है, परमानंद शब्द में कौन-सा समास है? तो परमानंद शब्द में कौन-सा समास है? तो ये कर्मधारय समास होगा, ठीक है? कौन-सा समास होगा? कर्मधारय समास होगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन वर्णिक छंद है? तो वर्णिक छंद ध्यान में रखना है कौन-सा है? तो ये सवैया होगा, वर्णिक छंद बाकी नहीं है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में द्वंद्व समास बताइए। तो द्वंद्व समास जो है ये पाप पुण्य होगा, माँ बाप होगा, भाई बहन होगा, इस तरह के जो अ ये सारे शब्द होते हैं, तो ये द्वंद्व समास के अंतर्गत आएंगे। तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है समास को। अगला प्रश्न है, निम्न में अर्धस्वर कहलाता है। तो अर्धस्वर कौन-सा कहलाता है? तो यहाँ पर य जो है ये अर्धस्वर आएगा और यहाँ पर नहीं है, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। ए ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, बिनु पग चले सुने बिनु काना, यहाँ पर सुने होगा। सुने बिनु काना इसमें कौन-सा अलंकार है? तो ये असंगति अलंकार है। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, पंचवटी शब्द में कौन-सा समास है? क्योंकि मैं यहाँ पर सिर्फ प्रश्न करा रही हूँ, थोड़ा-सा ये भी ध्यान रखना है कि आप ये ना बोलें कि मैम सिर्फ आप प्रश्न करा रही हैं, तो ऐसा नहीं है, ये सारा चीज़ मैंने ऑलरेडी करा चुका है, समास, छंद, अलंकार जितने भी हैं टॉपिक मैंने ऑलरेडी करा चुका है, बहुत अच्छे से कराया है। अगर नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ पर आप ज़रूर से देख लें, आपको एकदम से क्लियर हो जाना है ये सब चीज़ें। तो इसीलिए मैं सीधे प्रश्नों को करा रही हूँ, क्योंकि यहाँ पर मैं समझाऊँगी नहीं कि क्या है, कैसे है, सिर्फ़ यहाँ पर प्रश्न करेंगे, रिवीजन सीरीज़ है, तो सिर्फ़ रिवीजन ही कर रहे हैं, ठीक है? और जिसको जो थ्योरी जानना हो, तो वो प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप देख सकते हैं। चलिए, तो ज़रूर से चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी करते रहें साथ-साथ। तो अगला प्रश्न है, पंचवटी शब्द में कौन-सा समास है? तो पंचवटी ये द्विगु समास हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं पंच, ठीक है? यानी कि संख्या बोधक चिन्ह है, यहाँ पर संख्या का बोध हो रहा है, तो ये द्विगु समास के अंतर्गत आएगा, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न है कि समरस थे जर या चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलस थी आनंद अखंड घना था, इन पंक्तियों में कौन सा रस है? तो इस पंक्ति में शांत रस है, लेकिन ये पंक्तियाँ किसकी है? कई बार मैंने ज़िक्र किया है और इस तरह के प्रश्न को कई बार मैंने कराया है। तो आप लोगों को जो भी मेरे रेगुलर क्लास देखते होंगे, उनको पता ही होगा कि ये पंक्तियाँ किनकी हैं, क्योंकि कई बार मैंने पीवाईक्यू भी जब करवाया था, तो ये पंक्तियाँ बार-बार आई हुई थी उस दौरान। तो मैं ये ज़रूर उम्मीद करूँगी कि आप बताएँ, ये पंक्तियाँ किसकी है, ठीक है?
तो ज़रूर बताइएगा। सी ऑप्शन आपका राइट होगा क्योंकि शांत रस है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है कि वीर रस का अस्थाई भाव है, तो वीर रस का जो अस्थाई भाव है, अब ये देखिए कि टीजीटी परीक्षा में पूछी गई है, बीपीएससी तैयारी में। तो ये सारे जो है ना एमसीक्यू के तौर पर पीवाईक्यू भी हैं। मैं बार-बार बताना चाहूँगी कि अभी तक जितने भी परीक्षाएँ हुई हैं, चाहे टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो, टीआरई 3 हो, तो इस सभी का मिला-जुला ये प्रश्न यहाँ पर बनाए गए हैं। तो आप अच्छे से इसको देखना है ताकि आपको जो है पीवाईक्यू कम से कम क्लियर रहे आपके दिमाग पे, ठीक है? तो वीर रस का स्थायी भाव जो है, ये उत्साह है, तो ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है, तो ये शब्द होता है, ठीक है? और एस्टेट में ये पूछी गई थी, बीपीएससी तैयारी में पूछी गई है। बार-बार इस मतलब इस तरह के प्रश्न जो हैं रिपीट हुए हैं। चलिए अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को संघ की राजभाषा का दर्जा मिला है? तो ये अनुच्छेद 343 से 351 के बीच है। भाषा का जो लेन-देन है यानी जो भी बोलिए कि भाषा रूपी जो अनुच्छेद है वो 343 से 351 तक है। तो संघ की राजभाषा का जो दर्जा मिला है वो 343 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है तो ये ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है कि राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे बाल गंगाधर खैर, ठीक है? बाल गंगाधर तिलक नहीं लगाना है, बाल गंगाधर खैर थे। अगला प्रश्न है पश्चिमी हिंदी में कौन बोली है? तो पश्चिमी हिंदी में कन्नौजी बोली आती है और बाकी अवधी जो है अर्धमागधी के अंतर्गत आती है। अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। मगही किसमें आती है? ज़रूर से कमेंट कीजिएगा और मैथिली किसमें आती है? देखिए यहाँ पर एक अलग है और यहाँ पर कन्नौजी अलग है। बाकी बात जो है ये मगही और मैथिली जो हैं, ज़रूर से कमेंट कीजिएगा कि ये किसमें आती हैं, ठीक है? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए, अगला प्रश्न है कि बिहारी बिहारी हिंदी की बोली का नाम है। हाँ, देख लीजिए अभी दे ही दिया नीचे कि बिहारी हिंदी के अंतर्गत आएँगी मगही, ठीक है? और बाकी जो देखिए कि बघेली छत्तीसगढ़ी, ठीक है? अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी। तो बघेली और छत्तीसगढ़ी यहाँ अर्धमागधी के अंतर्गत आएँगी यानी कि पूर्वी बोली के अंतर्गत बघेली और छत्तीसगढ़ी आएँगी। और बुंदेली जो है ये पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आएँगी, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा यहाँ पर। अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि जगन्नाथ में कौन-सा संधि है? तो जगन्नाथ में व्यंजन संधि है, ठीक है? जगन्नाथ में व्यंजन संधि है। जब इसको आप संधि करके देखिएगा, तो आपको पता चल जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, किस शब्द में आ उपसर्ग नहीं है? तो कौन-सा ऐसा शब्द है जिसमें आ उपसर्ग नहीं है? आजन्म में तो है, आगमन में भी है, आकर्षक में भी है, लेकिन आदरणीय में नहीं है। अगर आ को आप हटा दें तो दरणीय कोई अर्थ दिख रहा है आपको? नहीं ना? लेकिन हाँ, अगर इससे आ अगर हटा देंगे तो इसका एक व्यापक अर्थ आपको सामने मिलेगा, तो डी ऑप्शन आपका नहीं होगा, ठीक है? क्योंकि इसमें आ उपसर्ग नहीं लगा है, आदरणीय में ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि अहेतुकी का शुद्ध रूप है, तो ये होगा अहेतुकी। इस तरह से होता है, तो थोड़ा-सा शुद्ध और अशुद्ध शब्द पर भी आपको निगाह गड़ाना है क्योंकि इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर 6 टू 8 में पूछे गए हैं, तो थोड़ा-सा आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है कि ब्रज भाषा का क्षेत्र कौन नहीं है? तो यहाँ पर देख लें कि धौलपुर है और ऑप्शन देखना होगा तभी पता चलेगा। तो और ऑप्शन में है कि सरगुजा, ये तो नहीं होगा, बाकी मथुरा, आगरा और धौलपुर ये सारे में ब्रजभाषा बोली जाते हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा क्योंकि यहाँ पर नहीं बोली जाती और नहीं ही पूछा गया था। अगला प्रश्न है कि महाप्राण ध्वनियाँ व्यंजन वर्ग में किससे संबंधित हैं? तो ये जो है दूसरा और चौथा से संबंधित है क्योंकि दूसरे और चौथा स्थान पे महाप्राण ध्वनियाँ आती हैं, तो ये थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। महाप्राण और अल्पप्राण, ठीक है? और अघोष और सघोष।
ये सभी को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है, माइंड में करके रखना है कि क्या होती हैं और किस स्थान पे ये आती हैं। अगला प्रश्न है घोटक का तद्भव रूप क्या है? तो घोटक का जो तद्भव रूप है ये घोड़ा हो जाएगा और ये भी प्रश्न टीआरई में पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है कि प्रत्येक का संधि विच्छेद होगा, तो प्रत्येक का संधि विच्छेद क्या होगा? तो प्रति जोड़ एक होगा और देख लें यहाँ भी ऑप्शन 4 का, तो वहाँ पर बी ही ऑप्शन राइट होगा क्योंकि यहाँ पर देख लें कि ये भी गलत है यहाँ पर, ठीक है? तो प्रति जोड़ एक होगा, तो यहाँ पर बी ऑप्शन राइट होगा आपका, ठीक है? बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, अगला प्रश्न क्या है? अथवा व्याकरण की दृष्टि से है क्या है? तो अथवा जो है एक अव्यय है, ठीक है? तो अव्यय को भी ध्यान में रखना है कि अव्यय किस तरह के होते हैं और अव्यय किसे कहा जाता है, ये सारा चीज़ मैंने कराया हुआ है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रश्न देख रहे हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से प्रत्यय रहित शब्द है, तो प्रत्यय रहित जो शब्द है दर्शनीय इसमें तो अन्य प्रत्यय लगा है, द्विगुण तो भिक्षुक इसमें भी प्रत्यय है, कर्तव्य इसमें भी है लेकिन द्विगुण में नहीं है, तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न और आज का लास्ट प्रश्न है कि उद्योग का संधि होगा, तो उद्योग का संधि विच्छेद पूछा जा रहा है, तो उत धन योग, ठीक है? तो उत धन योग होगा उद्योग का, तो ए ऑप्शन आपका राइट होगा। तो आज टोटल हम लोगों ने कितने प्रश्न देखे? टोटल 40 प्रश्न देखे और जो है ये जो सीरीज है यहीं पर समाप्त हुई और इसके आगे जो है वो कंटिन्यू सीरीज करेंगे, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसमें व्याकरण इत्यादि से शुरू हो रहे हैं। तो ये जो प्रश्न है ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है, देख सकते हैं यहाँ पर। तो इसे अवश्य आप करें, आपके एग्जाम के लिए ज़रूरी है। चाहे आप किसी भी एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो ये कंटिन्यूअस आप मेरे साथ जुड़े इस चैनल के साथ और आप आराम से अपने सेल्फ स्टडी के ही माध्यम से आप निकाल सकते हैं अपने एग्जाम को। और जिस तरह की मैंने पढ़ाई किया और जिस तरह मैंने किया है उसी तरह आपको भी सजेशन दे रही हूँ। तो आप बिल्कुल अगर अच्छे अ, तरह से तैयारी कर रहे हैं तो आप भी सफल होइएगा, ठीक है? इसमें कोई भी दो राह नहीं है। तो चलिए दोस्तों फिर मिलती हूँ एक नए सीरीज के साथ, तब तक बने रहें चैनल के साथ और चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और अपने फ्रेंड तक भी इसे शेयर करें। थैंक यू सो मच, जुड़े रहें इसी के साथ।